और चलिए उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण बस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से 28 तीर्थयात्रियों को लेकर एक बस जा रही थी और ये बस जो है उत्तरकाशी में बेकाबू हुई, खाई में गिर गई। घायलों का इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा है। उधर हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डमटा के पास हुआ था। घटना पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। जैसे शाम को 7 बजे के लगभग हमें जानकारी मिली कि डामटा के पास 30 लोगों की जो सवारी वहां से यमुनोत्री के लिए जा रही थी और डामटा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो उसके बाद तत्काल सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का फ़ोन आया था और फ़ोन आने के बाद हम लोगों ने लगातार यहाँ पर बचाव और जो भी राहत के काम हो सकते थे उसको जिलाधिकारी और एसपी को दोनों को वहाँ पर भेजा। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ भेजी गई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी तुरंत एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर भेजी है। अभी सभी जो भी मतलब हमारे 100 हैं सभी निकाल लिए गए हैं वहाँ से। उन सभी को देहरादून के लिए रवाना कर दिया। जॉली ग्रांट में जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने के बाद तत्काल यहाँ से रवाना करने के लिए हम लोग सब लोग जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना के बाद से ही संपर्क में हैं और मैं भी रात को 12 बजे यहाँ पहुँच गया था। पहले कंट्रोल रूम में जाके हमने पूरी घटना की जानकारी ली थी। रात को ही सारे सब खाई से निकाल लिए गए और रात में ही पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं। वहाँ से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ देहरादून पहुँच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए है कि ज़्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुंचा सकेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनको आपने सुना, वो राहत बचाव कार्य जहां पर हुआ वहां पहुंचे, घटनास्थल की जानकारी उन्होंने ली और अब उन्होंने कहा है कि ये पार्थिव शरीर जो है वो इन लोगों के घर पे पहुंच जाए और इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की है। इस वक्त मेरे सहयोगी संजय पुंडीर मेरे साथ जुड़ गए सीधे तौर पर। संजय, क्योंकि सबसे पहले जानकारी ये बताइए कि क्या ये पार्थिव शरीर देहरादून आ चुके हैं, इस वक्त क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? बिल्कुल नहीं तो आपको बता दें, घटना के बाद कहीं ना कहीं तो दुख की घड़ी फिलहाल मृतकों के परिजन वाले देख रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि उनको संवेदना देने के लिए लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे थे। हालांकि स्थिति का जायजा लिया है। जो मृतक के शव है वो अब थोड़ी ही देर में देहरादून पहुंच जाएंगे और वहां से सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है इसके लिए जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं यानी शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और कहा है कि मध्य प्रदेश तो बहुत दूर है, इसके लिए कहीं ना कहीं एयर विमान का उपलब्ध कराया जाए। हालांकि इसको उपलब्ध कराने की बात भी कही जा रही है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी दुखद घटना है जिसको ठीक है संजय, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात हुई है मुख्यमंत्री की, एयरलिफ्ट के जरिए इन सभी शवों को मध्य प्रदेश भेजा जाए, ऐसे में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। क्या रक्षा मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले में कहा गया या रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ जवाब आया है?
बिल्कुल नीतू, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री से बात की। हालांकि एयरलिफ्ट विमान की बात कही जा रही है और उपलब्ध भी हो जाएगा, और जिस तरह से सब है सबको कहीं ना कहीं एयरलिफ्ट के माध्यम से ही मध्य प्रदेश के पन्ना गांव तक पहुंचाया जाएगा, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि चार धाम यात्रा चल रही है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठक कर रहे हैं, और इस घटना के बाद से लगातार जो रास्ते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं नजरें बनाए हुए हैं। तो कहा जा सकता है इस दुख की घड़ी में परिजनों मृतक के जो परिजन हैं उन्हें 2-2 लाख देने की बात कही है, और जो घायल है उन्हें 50-50 हजार देने की बात कही है। नीतू, ऐसे में संजय, घायलों की स्थिति इस वक्त किस तरह की बनी है? क्या वो खतरे से बाहर है? बिल्कुल, आपको बता दें अभी वो जोली ग्रांट हॉस्पिटल में है और उनका इलाज चल रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्थिति अभी नाजुक है, लेकिन खतरे से कहीं ना कहीं बाहर बताए जा रहे हैं। जिस तरह से पूरी घटना हुई है तो उसकी हम बात कर लेते तो कल देर शाम ये 7 बजे की घटना है। हालांकि हरिद्वार से ये बस चली थी, करीब 30 यात्रियों को लेकर यमुनोत्री के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे डामटा खाल के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है और करीब 200 फीट खाई में ये बस गिर गई है। तो कहा जा सकता है कि घटना के बाद से ही जो राहत बचाव टीम थी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहुंच गई थी और मौके पे कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। जी ठीक है संजय, आप बने रहिए, एक बार फिर से लौटेंगे, आगे की भी खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अधिकारियों से बातचीत की, हालात का जायजा लिया है। इससे पहले हादसे में घायल लोगों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून में मुलाकात करने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। तो कुल मिलाकर मुआवजे का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही साथ अब घायलों की स्थिति भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जाना है। दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटनास्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूं। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूं स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। तो कुल मिलाकर अब ये जो शव हैं, इन शवों को एयरलिफ्ट किया जाएगा ताकि इन जो शवों को अंतिम संस्कार जो है इनके मूल निवास पर किया जाए, मध्य प्रदेश में किया जाए। इसकी तैयारी भी सरकार जो है वो कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के बाद बीजेपी संगठन ने 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार बिना भेदभाव के सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। 2014 से पहले भ्रष्टाचार चरम पर था, जनता के मन में घोर निराशा छाई थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद पिछले 8 साल में हर वर्ग सशक्त हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र की योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू की गई हैं। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, जब पद ग्रहण किया था तो आरंभिक दिनों में उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीब को समर्पित। मुझे नहीं लगता तब भी किसी को विश्वास हुआ होगा। जो एक धारणा बन गई थी कि नेता आते बोलते भूल जाते। आज 8 साल मुड़ करके नेता जो जिस संकल्प के साथ मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला था, उस संकल्प की सिद्धि होते हम देखते हैं। जितने भी योजनाएं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर महिला शौचालय बनाने की, चाहे वो उज्ज्वला की है, चाहे वो पीएम आवास योजना है,
चाहे वो किसान सम्मान निधि है, प्रत्येक योजना उस व्यक्ति, उस वर्ग को ध्यान में रख करके निर्माणित की गई, जिसका कहीं ना कहीं पिछली सरकारों के दौरान तिरस्कार हुआ था अथवा उस प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिली जिसका वो हकदार था। तो 8 साल पूरे होने के मौके पर जश्न का माहौल अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पर 8 साल की उपलब्धियां जो है बीजेपी नेताओं की तरफ से गिनाई गई हैं। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, 8 साल पूरे हुए हैं बीजेपी सरकार के, ऐसे में जगह जगह इस तरह के आयोजन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 8 साल की उपलब्धियां, योजनाओं को लेकर जनता तक बीजेपी नेता पहुंच रहे हैं। और उत्तराखंड में भी बिल्कुल इसी तरह की तस्वीर हमने देखा कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि सिर्फ योजनाएं कागजों में नहीं रही है, धरातल पर भी काम हुआ है। संजय, चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है, संजय तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बता दें कि केंद्र सरकार के 8 साल पर ही बीजेपी ने ये जश्न मनाया है और जो केंद्र की उपलब्धियां हैं ये जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से खबर मिल रही है कि उदयपुर में हुए कांग्रेस के संकल्प शिविर की बातों को अब कांग्रेस उत्तराखंड के सभी जिलों में लागू करने जा रही है। बता दें कि कुछ समय पहले कांग्रेस ने देहरादून में 2 दिनों के नव संकल्प शिविर का आयोजन किया था। 11 से 14 जून तक कांग्रेस सभी जिलों में अपने जिला स्तरीय नेताओं के साथ मंथन करेगी। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी सभी प्रदेशों में इस तरह के शिविर करने के लिए मंजूरी दे दी है। चंपावत में पहले दिन से हमारी पार्टी के लोग रोजाना जितने दिन चुनाव चला हर रोज जाकर के चुनाव आयोग के सामने तमाम वो बातें रखते रहे जो लग रहा था कि चुनाव को रिग किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दफ्तर खोल रहे हैं और 2 घंटे बाद पुलिस भेज करके दफ्तर बंद कर दिया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को प्रचार नहीं करने दिया गया, झंडे जहाँ लगा रहे थे झंडे उतार दिए जा रहे थे, प्रचार करने नहीं दिया गया। तो आप बंदूक के साए में सत्ता बल का दुरुपयोग करके आप 100% भी अगर मत ले लेते तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब चुनाव तो तब होता है जब बराबरी का मुकाबला हो। उधर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसके विरोध में देश भर में विरोध जताया, प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार से कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने की मांग की है। हरिद्वार में भी देवपुरा चौक पर आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार टारगेट किलिंग की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई है। ये सरकार, भाजपा सरकार राजनीति कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है और कश्मीर में जो पंडित हैं उनकी जिस तरह निर्मम हत्या हो रही है उस पर मौन बैठी हुई है। और जो ये विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल बना के करोड़ों रुपया जो डकार लिया और उसके बाद आज मौन है। और ये अनुपम खेर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे सोशल मीडिया पे और आज कश्मीरी पंडितों की मौत पर मौन बैठे हुए हैं। 90 दशक के बाद ये हालात हुई है, कश्मीर में पंडित अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है और ये केंद्र सरकार चुप बैठी है। तो हम लोगों की मांग लगातार जारी रहेगी, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा केंद्र सरकार को जगाने के लिए कि जब तक ये कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं देते हम लोग लगातार सड़कों पे धरना दिया है और हम तब तक धरना देते रहेंगे जब तक कश्मीरी पंडितों की केंद्र सरकार सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करती। मोदी जी ने कहा था कि सुरक्षा देना हमारा काम है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ एक के बाद एक हत्याएं हो रही है, क्या यही सुरक्षा है? हम लोग केवल केंद्र सरकार से, अमित शाह से और मोदी जी से यही पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार की सुरक्षा देने से तो अच्छा है कि मत दीजिए। आज वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है, सामान्य नागरिक है, कोई भी हो चाहे जो कश्मीर में रह रहा है, आज वो कश्मीर छोड़ने को मजबूर है। तो इसीलिए मोदी जी को अपनी मन की बात कहने की बजाय कश्मीरी पंडितों की मन की बात भी सुननी चाहिए। इसी को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हो। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर, इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया है। यहाँ पर संजय पुंडेर एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजय, किस तरह का विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह के हालात उपजे हैं?
नीतू, लगातार ही आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो देश भर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में हो रहे अत्याचार को लेकर उनका कहना है कि पंडितों पर लगातार अत्याचार होते आए हैं और उनकी सुरक्षा कहीं ना कहीं सरकार को करनी चाहिए। हालांकि लगातार ही हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो कश्मीरी पंडित है वो कब तक अत्याचार सहेंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। और जिस तरह से बीते दिनों लगातार द कश्मीर फाइल फिल्म बनाई गई थी, उसमें सिर्फ पैसे अड़काने का काम किया है, पैसे ढकाने का काम किया है। हालांकि सरकार समय समय पर कहती है कि पंडितों की रक्षा की जा रही है, लेकिन लगातार जो टारगेट किलिंग है वो जारी है। अब देखने वाली बात होगी सरकार किस तरह इनकी मांगों को पूरा करती है। बिल्कुल, और ऐसे में ये भी देखना होगा संजय कि आखिर ये धरना प्रदर्शन, ये नारेबाजी करने का असर खास तौर पर उत्तराखंड में किस तरह का देखने को मिलता है। आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, आगे की भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। उधर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त नजर आ रही है। ध्वनि प्रदूषण के मामले में अब तक 258 जगहों से लाउड स्पीकर को हटा दिया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से जो मज़ारे हैं वहां की जांच शुरू कर दी गई है और इन मज़ारों की जांच को लेकर अब खलबली मच गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मज़ारों की जांच होगी तो दूसरे धार्मिक स्थलों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्रवाई से प्रदेश में माहौल खराब हो सकता है। ऐसे विषयों को जानबूझकर छेड़ा जा रहा है ताकि सांप्रदायिक माहौल ख़राब किया जाए। अगर मज़ारों की जांच होगी तो निश्चित ही कि कोई ना कोई संगठन, मंदिर, हमारे संतों के आश्रम इत्यादि की जांच की भी मांग करेगा, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड में सांप्रदायिक माहौल ख़राब होने की संभावना रहेगी। सरकार को एक वर्ग विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष को टारगेट करते हुए इस तरीके के आदेश नहीं देने चाहिए। उनको ये कहना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार को कि जितने भी धर्म से जुड़े हुए ऐसे स्थान हैं जो यहाँ स्थापित हैं, उन सब की ज़मीन जायदाद इत्यादि की जो जांच उन्होंने मज़ार को लेके कही है, उसकी जांच की जाएगी और क्या उनको वैधानिक रूप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये फैसला सरकार निर्णय लेगी। ये कहते तो उससे पूरे ऐसा लगता कि सरकार पूरे भारत को, पूरे भारत के नागरिकों को साथ लेके चलना चाहती है, लेकिन एक धर्म विशेष को टारगेट करके पोलराइजेशन ऑफ वोट, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, सरकार की एक ही नीयत है कि पोलराइजेशन ऑफ वोट हो और उनको चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ मिले। आगे बढ़ेंगे। धर्म नगरी में इन दिनों यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसका सीधा असर यातायात वाहनों पर भी देखा गया। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हरिद्वार में भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों की भीड़ बढ़ने से बस अड्डे पर बसें कम हो चुकी हैं। यात्रियों की सीट के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। बसों में सीट के लिए यात्रियों के बीच धक्का मुक्की भी होती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर बसों की कमी और यात्रियों का इजाफा ये देखा जा रहा है, जिससे कि परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। संजय एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजय, क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ चुकी है लेकिन बसों की संख्या कम है, कितनी दिक्कत हो रही है लोगों को, और जो पर्यटक विभाग है इस तरफ क्या कदम उठा रहा है? इसके अलावा जो यातायात विभाग है, परिवहन विभाग, वो उसने कुछ सोचा है कि क्या बसों की संख्या बढ़ाई जाए? देखिए नहीं तो लगातार ही इन दिनों उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। ऐसे में लगातार देश के कोने कोने से जो तीर्थ यात्री है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यही वजह है कि जो लोग हैं, तीर्थ यात्री हैं, वो सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं। यहाँ पर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसी के बाद से यहीं से चारधाम की शुरुआत करते हैं। ऐसे में लगातार वाहनों की कमी देखने को मिल रही है। बीते दिनों आपने देखा है कि 1 तारीख और 5 जून तक लगातार रेल भी कहीं ना कहीं रद्द की गई थी, 10 ट्रेनें बंद थी। ऐसे में अब बसों की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो यात्री है वो घंटों घंटों बसों का इंतजार करते हैं, लेकिन यात्रियों को बस नहीं मिलती है। ऐसे में परिवहन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, पर्यटन विभाग लगातार प्रयास
प्रयास कर रहा है, जो यात्री है उनकी जो बस की कमी है उसकी पूर्ति की जाए। लेकिन जब हम सड़कों पर उतरकर देखते हैं तो यात्री है वो घंटों घंटों इंतजार करते हैं। हालांकि पर्यटन विभाग से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जल्द से जल्द बस उपलब्ध कराई जाएगी और यात्रियों की जो सुविधाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर इस बारे में भी सोचा जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में बसों की कमी ना हो और लोगों को दिक्कत ना हो, यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए आगे आने वाले वक्त में बसों की संख्या बढ़ाई जाए, इस पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।